Mako robotic system is considered to be the gold standard in orthopedic surgery in robotics, and ये एक true genuine robo है. हमने यहाँ पर ऑर्थो रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम, जो कि आप देख पा रहे हैं, रोबोट यहाँ पे रखा हुआ है डमी। सर रोबोटिक सर्जरी क्या है? जी मैम, रोबोटिक सर्जरी एक्चुअली रोबोटिक आर्म असिस्टेड सर्जरी है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में बाकी रोबोटिक सर्जरीज की तरह ऐसा नहीं होता। नॉर्मली रोबोटिक सर्जरी होती है जो जनरल सर्जरी में होती है, उसमें आप सर्जन दूर बैठ के एक रोबोटिक आर्म के थ्रू ऑपरेट करता है। हमारी ऑर्थोपेडिक रोबोटिक सर्जरी में बेसिकली एक रोबोटिक आर्म है जो कि चाहे नी रिप्लेसमेंट, चाहे हिप रिप्लेसमेंट, चाहे हाफ नी रिप्लेसमेंट, इस सर्जरी के टाइम पे जो हमें बोन के ऊपर कट्स लगाने होते हैं, उन कट्स को प्रिसाइसली एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करता है। तो जो हमारे पास बोन कट के लिए सॉ होती है, वो एक रोबोटिक आर्म के साथ कनेक्टेड रहती है और उसी के थ्रू कंट्रोल रहती है। उसका फाइनल कंट्रोल सर्जन के हाथ में रहता है। और रोबोटिक सर्जरी का अगर हम ओवरऑल बेनिफिट देखें तो वो ये रहता है कि जो प्री सर्जरी यानी सर्जरी से पहले हम सीटी स्कैन कराते हैं, उसके साथ में एक 3D बोन मॉडल प्रिपेयर करते हैं और पेशेंट की नॉर्मल एनाटॉमी डिफाइन करते हैं कि क्या उसकी अलाइनमेंट थी, किस तरह से उसकी डिफॉर्मिटी थी, वो सारा पहले हम सर्जरी से पहले डिसाइड देख लेते हैं। और सर्जरी के टाइम पे हमें पता रहता है सर्जरी शुरू करने से पहले कि हमें किस तरफ किस एंगल पर कितने मिलीमीटर तक बोन कट करनी होगी, और जिसको कि हम रोबोटिक आर्म के थ्रू करते हैं। और ये प्लानिंग और ये सारा एग्जीक्यूशन रोबोटिक। सर ये सर्जरी कितना रिस्की होता है? रोबोटिक सर्जरी एक्चुअली काफ़ी सेफ सर्जरी है, क्योंकि इसमें आपके अगर आप देखें कि रिस्क क्या हो सकते हैं, कोई भी सर्जरी में जो रिस्क नॉर्मल सर्जरी के जो रिस्क होते हैं वो तो किसी सर्जरी में रहेंगे, लेकिन रोबोटिक सर्जरी में आप एक जो ह्यूमन एरर है उसको कम कर रहे हैं। तो अगर आप एक ह्यूमन एरर कम कर रहे हैं तो आप इसके सर्जरी के रिस्क और सर्जरी के रिस्क कम कर रहे हैं और सर्जरी के आउटकम को बेटर कर रहे हैं। कितना टाइम लगता है सर इसको सर्जरी में? एक साइड की सर्जरी, एक नी रिप्लेसमेंट या एक हिप रिप्लेसमेंट करने में करीब 1 घंटे का टाइम लगता है। में अवेलेबल है, फोर्टिस के भी कुछ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, दिल्ली में है, गुड़गांव में, बैंगलोर में अवेलेबल है ये सिस्टम, क्योंकि ये सबसे एक एडवांस सिस्टम है। बट इस पूरे रीजन का, मानेसर के पूरे रीजन का ये पहला ही ऐसा सिस्टम है। मैं फोर्टिस हेल्थ केयर में इंडिया को, मैं फोर्टिस को देखता हूँ, मीडिया कम्युनिकेशंस को, तो इसके फोर्टिस के बारे में आपको बताता हूँ कि हम लोग के पैन इंडिया में अभी 19 रोबोट हैं जो हम लोग, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ भी है कि नेविगेशन सिस्टम्स भी आते हैं कुछ कंपनी के रोबोटिक सिस्टम्स भी आते हैं, बट ये एक ट्रूली सबसे ज़्यादा एडवांस्ड सिस्टम है। एंड करीब 5 करोड़ रुपया इसकी कॉस्ट है, जिसको हमने यहाँ पे लगाया गया है इस हॉस्पिटल में, सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से कि पीपल ऑफ दिस पार्ट ऑफ गुड़गांव वर डिवॉइड ऑफ गुड क्वालिटी हेल्थ केयर। तो वो गैप को फोर्टिस हेल्थ केयर ने पूरा किया है इस हॉस्पिटल के साथ, एंड कम्युनिटी का एक विश्वास रहा है हमारे ऊपर। होने लग जाए, उस पर असर पड़ने लग जाए। जैसा कि आप घर के अंदर तो चल लेते हैं लेकिन थोड़ा बहुत दर्द रहता है, तो आप मान लेते हैं कि इतना चलना बहुत है। आप घर से बाहर जाना, सैर करना अवॉइड करने लगते हैं। कोई सोशल फंक्शन है उसमें जाना अवॉइड करने लगते हैं। किसी को मार्केट जाना है, मॉल जाना है, वहाँ बहुत देर चलना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, आप अवॉइड करते हैं। जब ऐसे आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाए अपने लाइफस्टाइल के साथ में, यानी कि कोई दिक्कत है इतनी ज़्यादा कि शायद आपको कुछ इंटरवेंशन की जरूरत है, यानी कोई प्रोसीजर की जरूरत है, या एटलीस्ट एक प्रोफेशनल सलाह की जरूरत है, वो जरूरी नहीं कि वो सर्जरी हो। जब आपका आर्थराइटिस हम डायग्नोज जब करते हैं, एक्सरे कराते हैं, किसी केस में MRI भी कराते हैं, तो हमें जब पता लगता है कि आर्थराइटिस एंड स्टेज आर्थराइटिस यानी कि स्टेज 4, तो स्टेज 1, 2, 3, 4 होता है। जब स्टेज 4 आर्थराइटिस होता है, उस स्टेज में सर्जरी इंडिकेटेड होती है, यानी कि नी रिप्लेसमेंट। उससे पहले बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम करके सर्जरी अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए, जो नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स हैं, ये रोज के रोज इसमें नई डेवलपमेंट हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो पहले हम कहते थे, आज से कुछ साल पहले तक कि 15-20 साल, मैक्सिमम 25 साल, बट आजकल विद द काइंड ऑफ इम्प्लांट्स वी हैव, जो हमारे पास जिस मटेरियल के इम्प्लांट्स हैं जो घिसते नहीं है, जो ज़्यादा देर तक चल सकते हैं, और रोबोटिक टेक्नोलॉजी के कारण, क्योंकि हम रोबोटिक में घुटने की अलाइनमेंट बिल्कुल प्रिसाइसली जितना हम चाहते हैं एग्जैक्टली उस पोजीशन में ला सकते हैं, बिल्कुल घुटने को बैलेंस कर सकते हैं। इन सबसे फायदा क्या होता है, घुटना घिसता कम है। तो इस आज की डेट में हम इसको इवन 30 to 35 ईयर्स की भी बात कर सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट को सारी इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं। रोबोटिक सर्जरी का जो पार्ट है, कुछ कंपनीज कवर करना शुरू कर रही हैं,
जैसे जैसे ये और ज़्यादा प्रचलित होती जाएगी उतना ही और सारी कंपनीज के ऊपर भी ये आएगा कि हम भी अपने पॉलिसी होल्डर्स को ये ऑफर कर सकें। हमारी तरफ से हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे सारे मरीज ये अवेल कर सकें। कुछ ऐसी दो से तीन कंपनीज ज़रूर हैं ऐसी, और जैसे मेरे ख्याल से अगले 1 से 2 साल में ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ये ऑफर करना शुरू कर देंगी। इतनी सीवियर थी, बोन इतनी वीक थी कि इसमें ये एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए चाहिए होता है। अब क्योंकि हम इसमें रोबोट यूज कर रहे थे, इसी कारण से हमें इसमें कम सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करना पड़ा, क्योंकि अदरवाइज इतनी डिफॉर्मिटी करेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारा सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करना पड़ता, बहुत ज्यादा अंदर ब्लीडिंग रहती, स्वेलिंग रहती, वो चीज इनमें काफी कम करनी पड़ी। तो जो एक्सपेक्टेड होता है कि जितना पेन या जितना की स्पेशल इम्प्लांट की जरूरत पड़ेगी, उन सब चीजों की इसमें जरूरत नहीं पड़ी। अब ये है सर्जरी के कुछ दिन बाद जब ये हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। अब इनकी सर्जरी को अभी टोटल 9 दिन ही हुए और चलना फिरना इनका इंडिपेंडेंट चलना फिरना विद वॉकर सपोर्ट शुरू हो चुका है। एंड बाबा जी मैं आपके पास आता हूँ थोड़ा। डॉक्टर लांबा से ही कराऊंगी, ये भी मेरी एक इच्छा थी। नमस्कार, मैं नीलम भ्याना नोएडा से आई हूँ। पहले मेरे पैर में बहुत दर्द था, कम से कम मुझे ये प्रॉब्लम 15-20 साल से चल रही है। तो मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया था 10 या 12 में, तो इन्होंने थोड़ी सी मेडिसिन दी, वो तो मैंने नहीं खाई, और एक्सरसाइज बताई। उसी बेस पे मैं चलते चलते 2015 पर आ गई। 15 में फिर डॉक्टर साहब के पास दिखाने गई, और मेरी एक ही इच्छा थी कि डॉक्टर साहब मैंने ऑपरेशन नहीं कराना बस। तो वो डॉक्टर साहब ने फिर एक्सरसाइज दी और बोली जब तक तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं होगे तो ऑपरेशन नहीं करेंगे। 15 के बाद 25 तक में उसी एक्सरसाइज पे कुछ योगा करके 10 साल निकाले। 25 में मेरी बहुत ज्यादा जब प्रॉब्लम हो गई, सीधी चल भी नहीं पा रही थी, कहीं मंदिर जाऊं कहीं जाऊं, आंटी ऑपरेशन करा लो, मेरी मम्मी ने अपोलो में कराया, उसका नंबर भेज दो बेटा। सिस्टर ने बोला कि मैंने मैक्स में कराया, सोसाइटी के सब लोगों ने तेरे को नंबर भेज दो बहन जी। फिर किसी ने मुझे बोला कि कैलाश में डॉक्टर हैं बहुत अच्छे हैं, उसका भी भेज दो नंबर। फिर किसी ने, ऐसे सबके नंबर मैंने ले लिए। 25 में 12 अक्टूबर 25 को डॉक्टर साहब को दिखाने आई। उससे पहले ये था कि इतनी दूर जाओगे कैसे ऑपरेशन कराने। पहले तो मेरे घर वालों का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि मेरी एक ही जिद थी कि मैंने डॉक्टर लांबा को दिखा के उन्हीं से ही ऑपरेशन कराना है। चलो जी, नंबर ढूंढो, नंबर मिल गया, अब चले डॉक्टर साहब पास। हाँ जी चलो, सबके अब तू दिखा, तूने किससे ऑपरेशन कराना है? मैंने तो उन्हीं से कराना है। चलो ठीक है जी, दिखा के आ गए। घर आए, बेटा बोला मम्मी आपने ऑपरेशन तो सोच लिया है इतनी दूर? हाँ बेटा, मैंने वहीं जाना है, अब तुम्हारी छुट्टी है या नहीं मेरी को पता नहीं है। एक्चुअल में कोई भी पेशेंट होता है जब डॉक्टर के सामने जाता है तो उनके व्यवहार से, बोली से आधी बीमारी तो वहीं खत्म हो जाती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस मेरा इनके साथ है। जब मैंने इनको दिखाया तो मुझे लगता है कि 50% तो मेरा दर्द चला गया। उसके बाद फिर ऑपरेशन मैंने इनको आते ही बोला कि मेरा, अगर मैं 12 को दिखा रही हूँ, 13 को भी मुझे एडमिट करोगे तो मैं ऑपरेशन करा लूंगी। 21 को एडमिट हुई, 22 को मैंने ऑपरेशन कराया। और ऑपरेशन के बाद तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सीधी चल सकती हूँ। पहले मेरी चलने में बड़ी दिक्कत थी, लोग कहते थे पता नहीं लंगड़ा के चलती है, पता नहीं झूम के चलती है, पर कोई बात नहीं, सबकी अपनी थिंकिंग है, वो मैं चेंज नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब के पास आई, मेरा बिल्कुल ही लाइफ ही चेंज हो गई है, बिल्कुल सीधी चलती हूँ। अब जो मेरे को देखते, अरे नीलम तुम तो बिल्कुल सीधी चल रही। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं अपने तो अपना आपको बुरा समझ था, लेकिन नहीं, डॉक्टर लांबा जी ने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने से एक बार कहा महाराज साहब मैं चल पाऊँगा या नहीं बताओ? मेरे बोले सीधे हो जाएंगे? हाँ जी हो जाएंगे। मैं देखो सीधे हो सकता हूँ, बोले तो करो, नहीं तो रहने दो। नहीं आप ऐसे छोड़ देते, चलो इससे भी बेहतर छोड़ तो आप ऐसे नहीं होगी, और दर्द ज़्यादा तो नहीं होगा, नहीं होगा। जो इन्होंने हौसला बढ़ाया उससे ज़्यादा मैंने करके दिखाया। मैं उस चीज़ में दिल से ऑपरेशन करा पाया, काफी फायदा दिखा। बहुत फायदा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर तो बोले किसी का भगवान है भी, डॉक्टर हम पैसा किए तो हमको एकदम ठीक हो गया, नहीं तो हम कैसे चलते थे एकदम ऐसे, सीढ़ी उतारना चढ़ना बंद हो गया था।
से दर्द हो रहा था, लेकिन कम हो रहा था। हाँ। अब धीरे 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 दर्द हमको बढ़ते गया। अब बढ़ते बढ़ते भी फिर उधर बढ़ते बढ़ते दवाई ववाई दर्द के लेते थे अपना हॉस्पिटल से, और दर्द की दवाई जब खाते थे तो डॉक्टर बोलते थे कि दर्द की दवा। 3 साल से पैर में एक्सीडेंट से खराब हो गया था, ये पैर बिल्कुल स्ट्रेट हो गया था, ये मुड़ ही नहीं रहा था, बिल्कुल बेंड नहीं हो रहा था। मैंने काफ़ी इलाज वगैरह भी कराया, नहीं हुआ उससे भी आराम। उन्होंने फिर मेरे को सर्जरी की, 4 घंटे बाद उन्होंने मेरे को एक्सरसाइज चलाया तो मैं चल पड़ी आराम से। मेरे को थोड़े दिन बाद थोड़ा सा दर्द हुआ, 10-15 दिन बाद तो मेरे को लगता नहीं था कि ऑपरेशन हुआ, मैं फील ही नहीं। होना जरूरी है। जब वो गैप कम हो जाता है तो इसका मतलब कार्टिलेज जो घुटने की ग्रीस है वो कम होती जा रही है और आर्थराइटिस हो रहा है। ये सर्जरी के बाद इनका एक्सरे, और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आशा जी वो पेशेंट है हमारी जिनको हम सर्जरी के बाद सेम डे चलना फिरना शुरू करा सके थे। रिप्लेसमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में आज हम जो यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए बैठे हैं वो है मेको टोटल नी एंड टोटल हिप रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सिस्टम। अब जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी कि कूल्हा या घुटना बदलना ये बहुत सालों से चल रहा है, और मोर देन 50 सालों से ये सर्जरीज करी जा रही हैं। इंडिया में भी करीब 30 साल से सर्जरीज हो रही हैं, बहुत अच्छे सक्सेसफुल आउटकम्स भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंट को कुछ ना कुछ एक डिससेटिस्फैक्शन या दिक्कत रहती थी कि हमें एक नेचुरल नी जैसी फीलिंग नहीं आती जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने के बाद, और इस कारण से कई मरीजों को रहता था कि हमें बहुत अच्छा पेन रिलीफ तो मिला, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं कुछ चलने में लचक रहती है या दिक्कत रहती है। तो रोबोटिक सिस्टम पिछले करीब 15 साल से लॉन्च हुआ और यूज करना शुरू किया गया, पहले यूएस में, यूरोप में, और पिछले 10 साल से करीब इंडिया में लॉन्च हुआ। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सिस्टम क्या इंश्योर करता है कि जो आपके घुटनों की अलाइनमेंट है, जो नेचुरल अलाइनमेंट थी सर्जरी से पहले, घुटना खराब हो जाने से पहले, हम उसी अलाइनमेंट को पहुंच सके। क्योंकि जो नॉर्मली हम बिना रोबोटिक के अगर जब नी रिप्लेसमेंट करते थे तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते थे जो नॉर्मली घुटने के ऊपर, हड्डी के ऊपर लगाकर हम बोन में कुछ कट्स लगाते हैं और उन कट्स लगाने के बाद इम्प्लांट प्लेस करते हैं। ऐसा करने पर जो सारी अलाइनमेंट है वो सर्जन ने खुद अपने आप देख के डिसाइड करनी है। उसमें अगर 1 डिग्री का या 1 मिलीमीटर का भी कोई एरर हो तो वो एरर आप सर्जन ने पहले नहीं डिसाइड कर सकता। हम अपनी तरफ से बेस्ट सर्जरी कर सकते हैं, बेस्ट अलाइनमेंट अचीव कर सकते हैं, लेकिन जो मिलीमीटर लेवल की एक्यूरेसी है, जो बहुत आप कहें कि 1 डिग्री की एक्यूरेसी है, वो उससे अचीव करना मुश्किल है। और यही सेम चीज हमें मिलती है रोबोटिक सिस्टम यूज करने पर। तो रोबोटिक सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपने जैसे एक वीडियो में देखा, जब हम एक सर्जरी प्लान करते हैं तो प्री सर्जरी हम पेशेंट का एक सीटी स्कैन कराते हैं। वो सीटी स्कैन एक 3D मॉडल बना के देता है, और उस 3D मॉडल के बेसिस पे हमें सर्जरी से पहले पता रहता है कि घुटने की डिफॉर्मिटी कितनी है, कितना टेढ़ा है, कितना मोड़ने में दिक्कत कर रहा है, कितना सीधे होने से कम रह रहा है। 1 डिग्री का हिसाब उसमें रहता है। इवन कि हम इम्प्लांट साइज भी पहले डिसाइड कर सकते हैं, कौन से साइज का इम्प्लांट प्लेस करना होगा, किस डायरेक्शन में, किस अलाइनमेंट में प्लेस करना होगा। इस सेम प्लान को हम सर्जरी के टाइम पर कुछ स्पेशल सेंसर्स के थ्रू एक कैमरा की तरह जाता है, और कैमरा उसको पिक करता है, और उसके साथ में इस प्री सर्जरी 3D मॉडल के साथ में कंपेयर करके हम एक सर्जिकल प्लान बनाते हैं और उस सर्जिकल प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं रोबोट की मदद से। तो रोबोट के बारे में जो भ्रांति है सबसे ज्यादा ये है कि शायद एक रोबोट आके सर्जरी करता है और सर्जन का रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। रोबोट सिर्फ एक टूल है जो सर्जन के हाथ में हमें एक सपोर्ट कर रहा है, और सर्जन सर्जरी करते टाइम पे जो बोन कट्स लगाने पड़ते हैं हमें, जिसके बाद हमें इम्प्लांट प्लेस करना है, उसकी प्रिसीजन यानी कि उसकी क्वालिटी बढ़ा देता है, ताकि हम 1 भी मिलीमीटर की गलती ना हो, 1 डिग्री की भी गलती ना हो, और जो हम प्लान कर रहे हैं वही सेम चीज एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। और फाइनली जब हमने नी रिप्लेसमेंट कर दिया है तो उसके बाद में भी हमें एक सामने स्क्रीन पे एग्जैक्टली पिक्चर दिखती है कि हमने किस डिफॉर्मिटी से शुरू हुए थे और हमने क्या अचीव कर लिया, हमने पूरी बैलेंस अचीव कर लिया कि नहीं, हमने सही अलाइनमेंट अचीव कर लिया कि नहीं। क्योंकि ये चीज मैटर करती है आपके इम्प्लांट की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। अगर आपका घुटना बिल्कुल सही अलाइनमेंट में है, अच्छी तरह से बैलेंस्ड है, लिगामेंट दोनों तरफ के आपके घुटने के लूज नहीं है, तो एक तो आपको सर्जरी के बाद में दर्द कम रहता है, रिकवरी जल्दी होती है, स्वेलिंग कम होती है, और आपकी रिकवरी जल्दी होने का फायदा पेशेंट को ये होता है कि कॉन्फिडेंस एकदम से आ जाता है। क्योंकि आप इवन ऑन द सेम डे ऑफ सर्जरी, हमारे साथ एक पेशेंट है मिसेस आशा जी, ये ऑन द डे ऑफ सर्जरी आईसीयू में चले सर्जरी के 4 से 6 घंटे के अंदर चलना शुरू कर दिया था इन्होंने। तो इतनी जल्दी कोई रिकवरी भी की जा सकती है।
नॉट एज अ रूल बट डेफिनेटली कुछ पेशेंट्स में किया जा सकता है, और नेक्स्ट डे सबको चलना शुरू किया जाता है। इसी कारण से, क्योंकि इस टेक्निक के द्वारा हम पेशेंट्स को और कंफर्टेबल कर सकते हैं, पेन कम कर सकते हैं और रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह के कुछ केसेस हम अगर देखें, सो दिस, जैसे कि आप पिक्चर्स हमारे वॉल पे देख पा रहे हैं, ये है हमारा मेको रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सिस्टम। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें फायदे हमें क्या मिलते हैं, प्रिसीजन ऑफ सर्जरी, यानी कि मिलीमीटर लेवल ऑफ एक्यूरेसी हमें मिलती है, रिकवरी फास्ट हो जाती है क्योंकि पेशेंट को पेन और स्वेलिंग कम रहती है सर्जरी के बाद। इसी कारण से हम हॉस्पिटल स्टे को भी शॉर्ट कर पाए हैं। बाहर की कंट्रीज में इवन डे केयर सर्जरी, यानी कि जिस दिन सर्जरी हो उसी दिन शाम को घर वापस भेज देने का भी कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया गया है। किसी दिन हम भी इसको टारगेट कर रहे हैं कि हम भी इस पे पहुंच सकते हैं कि अगर एक साइड की नी रिप्लेसमेंट या एक साइड का हिप रिप्लेसमेंट किसी का हो रहा है तो उसके बाद इवन ऑन द डे ऑफ सर्जरी या डेफिनेटली नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी वो घर जा सकते हैं। अभी हमारे क्योंकि पेशेंट्स को पेन और स्वेलिंग कम है, कंफर्ट ज्यादा है, रिकवरी फास्टर है, तो हम अपना हॉस्पिटल से भी शॉर्ट कर पा रहे हैं, तो पेशेंट जल्दी ही घर पहुंच जाते हैं। ये कुछ सर्जरी की पिक्चर्स हैं जिसमें हम किस तरह से सर्जरी के दौरान इस ट्रैकर की मदद से घुटने को पूरा पेंट कर रहे हैं, पूरा उसकी एक पिक्चर बना रहे हैं, जो कि सर्जरी के पहले के 3D मॉडल से कंपेयर करके हमें एक डेफिनेट प्लान देता है। ये कर देने के बाद अब ये जो है, ये है एक रोबोटिक आर्म। ये रोबोटिक आर्म सर्जन के कंट्रोल में है। इसी के साथ में हम जो सर्जरी के टाइम पे बोन कट्स लगाते हैं, और ये पिक्चर हमें बाद में सर्जरी के बाद में मिलके आती है। ये जो हम देख पा रहे हैं, इसमें सर्जरी के पहले की डिफॉर्मिटी के कंपैरेटिवली अब हम सिर्फ 0.5 से 1 डिग्री की वायरस, जो कि एक नॉर्मल घुटने की अलाइनमेंट होती है, उसको अचीव कर पाए हैं। और ये हम किसी भी कन्वेंशनल तरीके से, यानी कि बिना रोबोट के, ये पता करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि कि हमने पूरा करेक्शन कर दिया है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है, ये सिर्फ इसी सिस्टम से आता है। पहले पेशेंट की बात करें, मिसेस आशा देशवाल 68 ईयर्स की हैं। इनको दोनों घुटनों में दर्द था, काफी साल से था। ये इनका सर्जरी से पहले उन्हें लगा रखे हैं पूरे इंडिया में 19 रोबो हैं, और टोटल नी रिप्लेसमेंट जो हमारे यहाँ 11,300 से ज़्यादा हो चुके हैं अभी इस साल में। पिछले साल का जो हमारा एनालिसिस है जनवरी तक का, और जिसके अंदर रोबोटिक 4,300 हैं उसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि पीपल आर गेटिंग अवेयर। जैसे आप लोग ने भी सर्जरी कराई है, इनफैक्ट मेरी वाइफ का 54 साल की है वो, तो उनका अगस्त में मैंने नी रिप्लेसमेंट किया। तो मैं गुड़गांव रहता हूँ, तो मैंने फोर्टिस गुड़गांव में कराया है, घर के एकदम पास है। तो उनका भी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हुआ है। उनकी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया था, और उसके चक्कर में वो वॉक नहीं कर पा रही ठीक से। तो अब उनकी लाइफ एकदम अच्छा, 4 किलोमीटर वो भी चल। राम रति मेरा नाम है, और घुटना का मेरा ऑपरेशन होएगा, और वो रिमोट हाल गलवा रही हूँ। भगवान चाहिए तो मेरा खूब बढ़िया कामयाब हो जाइयो। 20 साल तो भाई मेरा दर्द था, और मैं भाई एक गोल खा के अपन काट दिया था। ये मुझे 100 लगवा है नवादा में, तो वो मेरा कामयाब ना हुआ, मेरा दोनों दर्द बन गया। ये मैं ऑपरेशन करवा रही हूँ। So this is what we achieved by Mako robotic total knee replacement. So Mako arm has assisted us in correcting this deformity. This is the deformity before the surgery, before we started, which is, you can see, 19.5 degrees of varus deformity. So it is crooked inwards by 19.5 degrees. And the flexion deformity, which is 14 degrees before we started the surgery. So that is the amount of degrees that the knee could not straighten itself terminally. So with the help of Mako robotic, what we have achieved is, now we get to the next screen, which is the post-surgery. So this is what we have achieved after the surgery. From 19.5 initially, we will come down to 4 degrees of varus, which is the natural anatomical varus for this knee. This is the thing that we had calculated before the surgery with a CT scan, and we could evaluate that the knee had a normal, natural
4 degrees or to 6 degrees of varus, which you have corrected it down to, and it is a nicely balanced knee. As you can see, there is the laxity on both the sides is pretty much equal in both extension and flexion. So the alignment has been corrected from 19.5 to 4 degrees of varus, and the flexion deformity has also been corrected from 14 to 9. So this is the beauty of using this system. Thank you. Let's take a look at how it works. It begins with a CT scan of the knee joint. A CT scan is a series of x-rays taken at different angles that can help surgeons see things that they can't typically see with an x-ray alone. The CT scan data is used to generate a 3D virtual model of the patient's unique anatomy. This virtual model is loaded into the Mako system software and is used to create the personalized preoperative plan. Prior to surgery, the surgeon reviews the plan size and placement of the implant, and if necessary, modifies the preoperative plan in order to better position the implant to the patient's unique anatomy. During surgery, the surgeon locates points on the knee in order to register the anatomy in the Mako system. This process establishes the relationship between the patient's actual anatomy in the operating room and the 3D model that was used during the planning process. This step helps ensure the procedure is executed to plan. Once the anatomy is registered to the 3D model, the surgeon has the flexibility to modify the preoperative plan based on their assessment of the patient's anatomy and range of motion. Then, the surgeon guides the robotic arm to remove the arthritic bone and cartilage from the knee. A virtual boundary provides tactile resistance to prevent the surgeon from removing more than just the arthritic bone identified in the preoperative plan. And visual cues, shown in green, appear on screen to show how much bone to remove. Collectively, these cues help the surgeon stay on the preoperative surgical plan. With the diseased bone gone, a knee implant is inserted into the joint space. And once the surgeon is comfortable with the knee's movement, it's off to the recovery room to begin the journey towards strengthening the knee joint. रोबोटिक सर्जरी में अगर हम कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट की बात करें तो एक एडिशनल कॉस्ट सिर्फ रोबोट को यूज करने की कॉस्ट है, बाकी कोई सर्जरी के चार्जेस नहीं उसमें बढ़ जाते हैं। अगर आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें कि अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ रहा है तो क्या हमें उसका कुछ फायदा मिल रहा है, तो उस फायदे का कोई क्वांटिफिकेशन ही नहीं, उसका कोई आप हिसाब नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि हम नॉर्मली 20 से 25 साल तक नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स की लाइफ कहते थे, और इसके साथ में अगर ये 5 साल भी बढ़ सकती है तो उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है कि अगर हम रोबोटिक सर्जरी की कॉस्ट देखें तो। प्लस उससे इम्पॉर्टेंट 30 से 35 साल बाद तो आपको जब पूरा चल जाएगा तो ही पता लगता है ना पेशेंट को, शुरुआत में आपको क्या बेनिफिट है। अगर पेशेंट को इससे पेन कम है, स्वेलिंग कम है, रिकवरी जल्दी हो रही है, तो वो है जो आपको बेसिक बेनिफिट मिलता है, और वो पेशेंट को पहले दिन से पता लगता है, पहले 1.5 महीने की रिकवरी में पता लगता है। तो वो चीज़ है जो इस सर्जरी को मेरे हिसाब से कन्वेंशनल सर्जरी के मुकाबले ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है। तकरीबन कितना खर्च आता होगा सर्जरी में? देखिए, नी रिप्लेसमेंट अगर आप दोनों साइड की नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो टोटल सर्जरी कॉस्ट करीब 4 से 4.25 लाख से लेकर 5 से 5.25 लाख तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन की क्या रूम कैटेगरी है। कुछ जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट पैनल्स होते हैं, उनमें उनकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वही उसी हिसाब से उसको चार्ज किया जाता है। जो कि मेको रोबोटिक सिस्टम द्वारा संचालित होगा, का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। यह पहल हमारी उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसके तहत हमने क्षेत्र में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं मानेसर रीजन में इस क्षेत्र में पहुंचाने का काम निरंतर प्रयासरत रहा है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर रोहित लांबा, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स, जो इस अत्याधुनिक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व करेंगे। श्री अभिजीत सिंह, फैसिलिटी डायरेक्टर, जिनके नेतृत्व में हमारा संस्थान निरंतर उत्कर्षता की दिशा में और मरीजों के हित में आगे बढ़ रहा है। और श्री अजय महाराज, हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, PR एवं कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी संचार और जनसंपर्क रणनीतियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं।
रोबोटिक सहायता आज ऑर्थोपेडिक सर्जरी की शुरुआत स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेको रोबोटिक तकनीक जिसकी आज हम बात करने वाले हैं की सहायता से हम सर्जरी में सटीकता और बेहतर परिणाम और मरीजों के लिए शीघ्र स्वस्थ होने की सुविधा सुनिश्चित करेंगे। यह तकनीक प्रत्येक मरीज को व्यक्तिगत सर्जिकल योजना के माध्यम से जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रक्रिया को और बेस्ट बनाने में हमारी हेल्प करती है। एक बार फिर सभी मीडिया कर्मचारियों का दिल से धन्यवाद। उम्मीद आगे हर किसी को सुविधा मिलती रहेगी। जो कुछ है पहला अपना हौसला है, आगे से जो गाइड करते हैं